गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 परमाणु और अणु। इसमें कल हमने देखा था रासायनिक संयोजन के 2 नियम। ठीक है, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितनी मात्रा में अभिकारक भाग लेते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद भी बनते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में भाग लेने वाले जो परमाणु हैं वो उनके द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसमें द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसलिए इसे क्या कहा गया? निश्चित अनुपात का नियम। इनके उदाहरण भी कल हमने देखे थे। तो इस तरह हमने देखा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में विज्ञान में प्रायोगिक कार्य प्रारंभ हो चुके थे और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर रासायनिक संयोजन के इन 2 नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अब इन दोनों नियमों का उपयोग करके, ये जो 2 नियम थे रासायनिक संयोजन के, इन 2 नियमों का उपयोग करके एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया स्टूडेंट्स? परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जॉन डाल्टन जो है एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। इनका जन्म जो है एक गरीब, थोड़ा सा इनके बारे में अपन जान लें। इनका जन्म जो है एक गरीब किसान परिवार में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनके स्थानीय विद्यालय से हुई और इसके बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में, शुरू से ही प्रतिभा के धनी थे, तो मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी केवल 12 वर्ष की आयु में अध्यापक बन गए। ठीक है, और 19 वर्ष की आयु में उस विद्यालय के प्रिंसिपल बन गए। इसके बाद मैनचेस्टर विश्वविद्यालय पहुंच गए। काम के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों विषयों में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया और साथ के साथ विभिन्न शोध कार्य भी किए। पढ़ाने के साथ साथ शोध कार्य भी ये करते रहे। तो जीवन भर इन्होंने यही कार्य किया, शोध कार्य भी करते रहे जीवन भर। अध्यापन के साथ साथ शोध कार्य किया वही रहकर। और इन्होंने 1808 में रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, या इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, इन दोनों नियमों के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कुछ बातें बताई, कुछ अभिग्रहित निर्धारित किए। तो वो प्रमुख बातें क्या हैं, उनके प्रमुख बिंदु क्या हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के? इसमें सबसे पहला बिंदु है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है।
किससे मिलकर? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कणों को परमाणु कहते हैं। ये कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु क्या है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और ये कण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा अभिग्रह बताया इन्होंने कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या हम ये कहते हैं कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है। कैसा है? अविभाज्य कण है तथा रासायनिक अभिक्रिया में इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही सृजित किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु जो है वो पदार्थ का कैसा कण है? अविभाज्य कण है। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही किसी नए परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में सृजन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी इसका अभिग्रह जो है वो क्या है कि एक ही तत्व के समस्त परमाणु एक ही तत्व के समस्त परमाणु रासायनिक गुणधर्मों या रासायनिक गुणधर्म एवं द्रव्यमान में परस्पर समान होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान परस्पर क्या होता है? समान होता है। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, प्रकृति में हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु पाए जाएंगे उन सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समान, यानी एक होगा। और उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सभी के क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, इसी तरह अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म एवं द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे एक हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है,
इन सबके परमाणु द्रव्यमान, जैसे इसका 1 है, इसका 16 है, इसका 14 है, इसका 35.5, सभी के क्या है अलग अलग, और इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या है सभी के अलग अलग है। ठीक है। पांचवा, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित संख्या के पूर्णांक में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित संख्या के पूर्णांक में संयोग कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे H2O का निर्माण हुआ, ठीक है, तो इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और ये निश्चित संख्या के पूर्णांक में यानी 2:1 में परस्पर संयोग करते हैं। जब भी जल का निर्माण होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है 2:1। तो ये निश्चित संख्या के पूर्णांकों में हमेशा ऐसे नहीं, पूर्णांक में ही ये संयोग करते हैं। ऐसे नहीं कि 1/2 या 3/4 इस तरह से संयोग नहीं करते, हमेशा पूर्णांक में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसी यौगिक में तत्वों की, हम कह रहे हैं तत्वों के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। जैसे हम देखें कि हमने ले लिया मान लीजिए H2SO4, ठीक है, इसमें हम देखें तो इनके अलग अलग जो तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, तो H2SO4 जब जहां भी होगा, जिस प्रकार भी उसको निर्मित किया जाएगा, जिस स्रोत किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त कर लें, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो अलग अलग किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार जो है वो क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी बनेगा तो वो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के संयोग से ही बनेगा, ठीक है, और उसमें इनका परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या होगी 2, 1 और 4 होगी, ठीक है, तो ये निश्चित होती है। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने जो है अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों पर ही आधारित है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो नियम है, जैसे हम देखें कि अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या के पूर्णांक में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, और ये जो नियम है, ये दोनों नियम जो है आपके रासायनिक, ये दोनों जो अभिग्रहित हैं, ये दोनों अभिग्रहित रासायनिक संयोजन के जो दोनों नियम हैं उनका पूर्णतः क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ठीक है। एक द्रव्यमान संरक्षण के अभिग्रहित का, दूसरा निश्चित अनुपात के नियम का जो है अक्षर से पालन करता है। तो ये परीक्षा पूछ लिया जाता है कौन से अभिग्रहित जो है रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन करते हैं। तो ये दोनों अभिग्रहित जो हैं ये रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों का अक्षर से पालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, ठीक है, जो उन्होंने 1808 में प्रस्तुत किया था, और ये किस पर आधारित है, ये रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों पर आधारित है। एक बार फिर सुन लीजिए क्या है कि पहला अभिग्रहित क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम कणों को, परमाणु कहते हैं। और ये कण जो है, यानी जो परमाणु है, ये किसमें भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है
कि परमाणु जो है ये पदार्थ का कैसा कण है, अविभाज्य कण होता है, यानी इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाद में अध्ययनों से पता चला कि परमाणु जो है ये आगे और विभाजित किया सकता है, परमाणु में भी और मूलभूत कण पाए जाते हैं। लेकिन जब तक उन्होंने अध्ययन किया था तब तक उन्होंने यही देखा था कि परमाणु जो है पदार्थ का अविभाज्य कण है। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, मूलभूत कणों की खोज नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है। ठीक है, यानी इसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, यानी परमाणु जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये ना तो नष्ट होता है और ना ही किसी नए परमाणु का उसमें निर्माण होता है, यानी जो परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं उन्हीं से किसी नए यौगिक का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि एक ही तत्व के समस्त परमाणु, जैसे अब हमने देखा कि हाइड्रोजन के प्रकृति में जितने भी परमाणु होंगे वो सभी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, और सभी के रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म एवं द्रव्यमान क्या होते हैं, परस्पर समान होते हैं। ठीक है, चौथा अभिग्रह उन्होंने दिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म एवं द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ले लिया अपने। ठीक है, तो सभी के अपन देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है, सभी के अलग अलग। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का 14 है, क्लोरीन का 35.5। इस तरह सभी के रासायनिक गुणधर्म भी क्या है, भिन्न भिन्न। ठीक है, पांचवा अभिग्रह उन्होंने बताया था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित संख्या के पूर्णांक में संयोग कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या के पूर्णांक में परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे H2 का निर्माण हुआ, HCl का ले लो, कोई भी यौगिक ले लो, उसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु हमेशा निश्चित संख्या में क्या करते हैं, परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नंबर 6 अभिग्रह, किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है, निश्चित रहता है। सापेक्ष संख्या निश्चित रहती है, यानी जितनी संख्या में कोई भी आप कहीं भी, जिस मान लो अपन H2SO4 ले लिया, H2SO4 किसी भी स्रोत से निर्मित हो, किसी भी प्रकार निर्मित हो और कहीं भी हो, ठीक है, उसमें प्रकार जो है परमाणुओं का वो निश्चित होगा क्या, कि वो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से निर्मित होगा और सापेक्ष संख्या भी उनकी क्या होगी, हमेशा समान होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसलिए छठा अभिग्रह हो गया, किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने अपने जो है अभिग्रह जो निर्धारित किए थे वो हमने यहाँ पर देखे, और ये जॉन डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत। क्लियर है आपको? कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, परमाणु के बारे में जो है ये अवधारणा प्रस्तुत कर दी गई जॉन डाल्टन द्वारा। फिर आगे इसमें इस क्षेत्र में और भी अध्ययन हुए और उन अध्ययनों से जो है परमाणु में मूलभूत कणों की खोज की गई। बाद में जो है परमाणु को किस तरह परिभाषित किया जाए, परमाणु क्या होता है, उसका आकार आखिर होता कितना है, ठीक है, उसके आकार का मापन किस तरह किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के पीछे वैज्ञानिकों ने जो है शोध कार्य किए और उन्होंने बताया कि परमाणु होता क्या है, आगे उसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने परमाणु की एक निश्चित परिभाषा जो है निर्धारित की। परमाणु को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो परमाणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, परमाणु पदार्थ का कैसा है, सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण का है, ना कि अविभाज्य कण। ठीक है, क्योंकि बाद में शोध कार्य जब हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूलभूत कण है उनकी खोज होने के बाद ये विचारधारा समाप्त हो गई कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है। ठीक है, अविभाज्य कण नहीं रहा क्योंकि उसमें मूलभूत कण खोज लिए गए। तो फिर इसको परिभाषित कैसे किया गया, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व संभव ना हो तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेते हैं और इसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता, यानी ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता।
जैसे ये स्वतंत्र अवस्था में आता है, ठीक है, यानी किसी अणु या किसी यौगिक के टूटने पर जैसे ही किसी तत्व का परमाणु स्वतंत्र होता है, तुरंत वह किसी न किसी दूसरे तत्व के परमाणु से या उसी तत्व के परमाणु से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो इसलिए कैसे परिभाषित किया गया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो या जिसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व संभव ना हो तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व संभव ना हो तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु का मापन किस प्रकार किया जाता है, परमाणु के आकार को किस प्रकार मापा जा सकता है, तो परमाणु का आकार जो है इसको नैनोमीटर, किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, इसको एम द्वारा लिखते हैं, किसके द्वारा लिखते हैं, एम द्वारा। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु की जो त्रिज्या है, उसको नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है परमाणु को परिभाषित किया जाता है और नैनोमीटर द्वारा जो है परमाणुओं के आकार का मापन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और परमाणु को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, उसका मापन किस प्रकार कर सकते हैं, ये आज हमने देखा। आप इसको अध्ययन करेंगे घर बैठ के, और कोई भी अगर परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।